वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। चैप्टर चल रहा था क्लास 11th फिजिक्स का, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। और जो टॉपिक हम पढ़ चुके थे उसकी बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अब चलते हैं नए टॉपिक पर जिसका नाम है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का एक हिंदी में नाम है, उसको बोलते हैं श्यानता। लगता है किसी के जैसे किसी का नाम हो। तो क्या है विस्कोसिटी वो देखते हैं। Most of the fluids are not ideal and offer some resistance to motion। अभी तक जब हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ी और उसमें हमने एनर्जी का एनालिसिस किया तो हमने वहां पर क्या कहा था कि हम यहाँ पर अपने एनालिसिस में फ्रिक्शन वाला पार्ट छोड़ रहे हैं, किसी तरह की एनर्जी लॉस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वहां पर भी ये वर्ड आया था पर हमने वहां पर छोड़ दिया था। तो रेजिस्टेंस ऑफ मोशन का मतलब यह है जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके मोशन के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स काम करता है। तो इसमें लिखा है कि जो लिक्विड है, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड आर नॉट आइडियल। मोस्ट क्या, आइडियल तो देखा जाए तो कोई होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही पर कुछ फ्रिक्शन होता है। दिस रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन इज लाइक एन इंटरनल फ्रिक्शन। तो एक वर्ड यहां पर आया इंटरनल फ्रिक्शन। क्यों ये वर्ड बताया? हमने जो पहले फ्रिक्शन पढ़ा है वो फ्रिक्शन पढ़ा है हमने एक्सटर्नल फ्रिक्शन, और उसमें आपको याद होगा हम फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ते थे F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, जहां पर म्यू होता था फ्रिक्शन कोफिशिएंट और आर होता था रिएक्शन ऑफ सरफेस। और आपको याद होगा जब F इक्वल टू म्यू आर करते थे तो हम वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता था, वो इस बात पे डिपेंड करता था कि सरफेस किस तरह की है, दोनों ग्लास हैं या ग्लास लकड़ी के ऊपर है, इन बातों पे डिपेंड करता था। पर कितना एरिया कांटेक्ट में है इस बात पे डिपेंड नहीं करता था। Which is internal friction which is analogous to the friction when a solid move on a surface। इसमें लिखा है कि ये इसके जैसा है, जैसे सॉलिड किसी सरफेस पे मूव करता है तो इसी तरह से उसके जैसा ही ये यहां पर भी है, और यही कहलाती है विस्कोसिटी। आगे लिखा है This force exists when there is a relative motion between the layers of the liquid। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिक्विड जो फ्लो होता है ना वो लेयर्स की फॉर्म में होता है। एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर एक लेयर बोलते हैं तो एक चॉकलेट का भी नाम है वो, तो लेयर्स की फॉर्म में होता है। अब लेयर्स की खास बात है, लेयर्स जो है वो ऐसे नहीं चलती कि एक साथ चल रही हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर है जो जमीन के कांटेक्ट में है या पाइप के कांटेक्ट में है वो तो रुकी हुई है, जो उसके ऊपर की लेयर है वो चल रही है। तो ये जो रुकी हुई लेयर है ये इसके ऊपर वाली चलने वाली लेयर को रोकने की कोशिश करती है, दैट इज फ्रिक्शन की वजह से। अब इससे ऊपर वाली लेयर को ये नीचे वाली लेयर रोकने की कोशिश करती है। तो इस तरह से हर लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो ये फ्रिक्शन होता है लेयर्स के बीच में, बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, अब यहां पर एक फिगर है 9.12a। इस फिगर में हम बताते हैं कि दो ग्लास की प्लेट के बीच में कोई ऑयल भर दिया है और हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको चला नहीं पाते हैं। तो वो जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से, और वो फ्रिक्शन है उन दो ग्लास की प्लेट के बीच में भरे हुए लिक्विड की वजह से। एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। ये है वो डायग्राम, ये है ए इसका नाम है। अब इसमें लिखा है दो ग्लास की लेयर। तो देखिए जो ऊपर है ये तो है ग्लास नंबर 1 पहला, और ये वाला है दूसरा ग्लास। ये तो हो गए दो ग्लास, इनके बीच में हमने कोई लिक्विड भरा तो ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो लिक्विड है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम, इसमें तो लग रहा है कोई बॉक्स जैसा, लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे तो दोनों ग्लास बिल्कुल इस तरह से चिपके हुए नजर आएंगे। ये वाले जो पार्ट है ना बीच का, जो इसमें बहुत एनलार्ज करके दिखा रखा है, वो बहुत मामूली सा होता है, 1 मिलीमीटर के अंदर अंदर ये काम हो रहा है। क्या दिखाया है वो समझते हैं। देखिए जो पहले ये डॉटेड लाइन दिखा रखी है ना, ये पहले लिक्विड इस शेप में था, ऐसे लिक्विड भरा हुआ था। फिर क्या किया, नीचे वाली जो ग्लास प्लेट है ये तो है स्टैटिक, यानी कि V इक्वल टू 0 पर। ये पॉइंट है A, ये B, ये C और ये D। ये वो केस है जब ये रुका हुआ है। अब ऊपर वाली जो ग्लास प्लेट है उसको हमने V वेलोसिटी प्रोवाइड की। कैसे प्रोवाइड की,
एक फोर्स लगाया, फोर्स से हमने इसको खींचना शुरू किया, सिर्फ ऊपर वाली प्लेट को, नीचे वाली सेम, ऊपर वाली को ऐसे खींचना शुरू किया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो लिक्विड की सबसे नीचे वाली लेयर, लिक्विड लेयर की फॉर्म में, तो ये देखिए लेयर है, ये वाली जो लेयर है जो इसके बिल्कुल कांटेक्ट में है, वो तो हो जाएगी v इक्वल टू 0 पर। अब सबसे ऊपर वाले की बात करते हैं, ये लेयर v वेलोसिटी के साथ चिपकी हुई है, ग्लास की जो सरफेस के साथ है, तो ये वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, जो ग्लास की है। इससे नतीजा क्या होगा, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इस बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट जैसे जैसे सरकेगा तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ऐसा लगेगा पहले इसकी शेप इस तरह से थी और बाद में इसकी शेप ऐसे हो गई। तो देखिए जो डॉटेड लाइन थी वो ये थी, और जो ब्लू कलर का बना रखा है एक पैरेललोग्राम टाइप का, वो ये है। यहां पर ये जो लाइनें हैं वो क्या बता रही हैं वो भी समझिए। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, इस समय वेलोसिटी हो गई v1 जो कि इस v से ज्यादा है, इससे ऊपर गए वेलोसिटी हो गई v2 जो इस v1 से ज्यादा है, उससे ऊपर गए तो v3 जो इस v2 से ज्यादा है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी सबसे ऊपर की लेयर की हो गई। तो इस तरह से वेलोसिटी को चूंकि हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो छोटा वेक्टर मीन्स छोटा मैग्नीट्यूड कम वेलोसिटी, तो बड़ा वेक्टर यानी लंबा वेक्टर तो ज्यादा मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम में बता रखा है कि लिक्विड जो होता है वो लेयर की फॉर्म में चलता है, सबसे बॉटम वाली जो लेयर है वो रुकी हुई है और सबसे टॉप वाली लेयर जो है वो चल रही है, और इस वजह से वेलोसिटी में अलग अलग चेंज है, यहाँ v1, यहाँ v2, यहाँ v3। इस तरह से जो वेलोसिटी का जो चेंज आता है ना, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, तो हम डेल्टा v से वो चेंज रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, तो ये उस डायग्राम का हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया। अब हम चलते हैं वहां क्या लिखा है उस पर वापस से। यह लिखा है फिगर 9.12a जो कि हम देख चुके हैं। द बॉटम प्लेट इज फिक्स्ड व्हाइल द टॉप प्लेट इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द फिक्स्ड प्लेट। क्लियर, नीचे वाली प्लेट रुकी हुई है और ऊपर वाली v वेलोसिटी से चल रही है। इफ ऑयल इज रिप्लेस्ड बाय हनी, अगर तेल की जगह शहद डाल दिया जाए, अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद द सेम वेलोसिटी। पहले तो एक चीज यहां पर समझाइए कि हमने उन दोनों प्लेट के बीच में जो लिक्विड भरा है वो लिक्विड क्या है, इस बात से फर्क किस पे पड़ता है, प्लेट को चलाने के लिए जो फोर्स हम लगाने वाले हैं ना उस पर फर्क पड़ता है। अब ये थोड़ा सा आप खुद भी समझ सकते हैं, पानी है या हनी है या ऑयल है या फेविकॉल जैसी कोई चीज डाल दी है, तो जहां पर सबसे ज्यादा गाढ़ापन या सबसे ज्यादा चिपचिपापन होगा वहां पर ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहां से एक चीज क्लियर है, जो भी चीज ज्यादा गाढ़ी नजर आ रही होगी या चिपचिपी नजर आ रही होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ये एक रफ तरीका है विस्कोसिटी को समझने का। हम सिर्फ देख के बता दें पानी की विस्कोसिटी ज्यादा या फिर दूध की, तो हमें पता है दूध तो गाढ़ा होता है, तो हम दूध की विस्कोसिटी को ज्यादा बता सकते हैं। एक ये रफ तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल है, कुछ चीजें चेंज भी हो सकता है, पर ये एक रफ तरीका है। Hence we say that honey is more viscous than oil। तो इन्होंने यही चीज बताई, जो हनी है ऑयल से ज्यादा विस्कोसिटी रखता है। विस्कोसिटी एक तरह से गाढ़ापन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। The fluid in contact with the surface has the same velocity as that of the surface। जो फ्लूइड सरफेस के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी वही होगी जो सरफेस की है, तो सबसे बॉटम वाले की 0, सबसे ऊपर वाले की v। Hence the layer of the liquid in contact with the top surface move with velocity v, and the layer of the liquid contact with the fixed surface is stationary। सबसे नीचे वाले को stationary बोला जा सकता है। The velocities of layer increases uniformly from bottom यानी 0 to top यानी v। तो ये हमने समझा, सबसे नीचे 0 से वेलोसिटी बढ़ रही है। अब क्या कुछ हाईलाइट कर रखा है, for any layer of liquid its upper layer pull it forward while the lower layer pull it backward, this result in the force between the layers।
लेयर्स के बीच में जो फोर्स है उसका कारण सिर्फ यह है, जो लेयर चल रही है उसका काम क्या है, नीचे वाली लेयर को आगे की तरफ धक्का देना, ठीक है। और नीचे वाली लेयर का काम क्या है, ऊपर वाली को रोकना, जाने से रोकना। और यही जो है फोर्स का कारण है। और ये फोर्स यहां पर जब इसका नाम लेंगे तो क्या नाम लेंगे, विस्कस फोर्स। पूरा नाम लगेंगे कि ड्रैगिंग में आता है तो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। एक और चीज लिखिए, टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लेमिनार। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, तो रिकॉल कराने के लिए है यहाँ पे, जब पूरा लिक्विड सेम वेलोसिटी से चल रहा है पूरी लेयर, तो लेयर लेमिनार किसे बोलते हैं, मैंने बताया सरफेस जैसी चीज को। तो लेमिनार फ्लो क्योंकि पूरी लिक्विड सेम वेलोसिटी से चल रहा है, यानी पूरी लेयर। अब हम देखते हैं इस एनालिसिस से हम विस्कोसिटी पर कैसे पहुंच रहे हैं, उस वाली चीज को समझते हैं। तो वापस से इस डायग्राम पर आते हैं, इस डायग्राम से कुछ चीज समझते हैं। अगर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, अब हमें पता लग गया ये जो लिक्विड था ऊपर वाली सरफेस चली तो थोड़ा सा तिरछा हो गया ऐसे करके। डेल्टा टी टाइम के लिए अगर ये लिक्विड चला, वेलोसिटी v है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, v इंटू डेल्टा टी, वेलोसिटी इंटू टाइम से हमने ये डिस्टेंस निकाल ली। अब हमने एक चीज पढ़ी है इससे पहले वाले चैप्टर में, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा स्ट्रेन निकालने का तरीका है। लेकिन वो चेंज इन लेंथ होती है लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में। ये क्या चीज है, ये है शियर स्ट्रेन। पूरा नाम लिख देता हूं, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन कब यूज करते हैं, जब किसी चीज को मरोड़ा जाता है। तो यहां पर देखिए वही है ना, चीज एक जगह यहां रखी और दूसरी जगह से हमने इसको दबा दिया, तो क्या हो गया, ऐसे करके उसको जैसे लगता है मरोड़ दिया हो। तो शियर स्ट्रेन हम कैसे डिफाइन करते थे, डिफॉर्मेशन। ओरिजिनल ये शेप थी, डिफॉर्मेशन है ये वाला पार्ट, तो डिफॉर्मेशन है डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हम इस वाले पार्ट को लेते थे, दिस इज एल। तो शियर स्ट्रेन यहां पर हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। ये देखिए आगे इसमें, इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। ये तब है जब लिक्विड ऊपर और नीचे दोनों सरफेस रुकी हुई है। एक पाइप है, तो पाइप के साथ जितना लिक्विड कांटेक्ट में रहेगा वो तो रुका रहेगा, सिर्फ सेंटर वाला लिक्विड सबसे ज्यादा चलेगा। तो लेयर्स देखिए कैसे, यहां वाले जो एरो हैं वो छोटे हैं और सेंटर वाले एरो बड़े हो गए हैं। तो ये वो केस है जब पाइप पूरी तरह से बंद है और सिर्फ लिक्विड फ्लो हो रहा है। जनरली ऐसे पाइप हमें मिलते हैं। यहां पर पहुंचे, इन्होंने उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। ABCD ये वो शेप है जब वो एक बॉक्स जैसा, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा था। उसके बाद AEFD, AEFD और ABCD, इन दोनों का डिफरेंस देखिए इसमें। ABCD वो पार्ट था जब ये ऐसे रुका हुआ है, और AEFD इसका ट्विस्ट होने के बाद का पार्ट था। तो ये दो पार्ट इन्होंने निकाल लिए, और दोनों पार्ट से इन्होंने निकाला शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो देखिए, सिंस स्ट्रेन इन फ्लोइंग फ्लूइड इंक्रीजेस विद टाइम कॉन्टिन्यूसली, ये जो स्ट्रेन है ये फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि जो डेल्टा एक्स है ना ऊपर वाली डिस्टेंस, ये तो लिक्विड के फ्लो के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रेन फिक्स नहीं है, दिस इज इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। इसलिए यहां पर इस केस में हमारे लिए जो स्ट्रेन है ना वो काम की नहीं है। हमारे लिए क्या काम की जो वैल्यू है, दिस इज रेट ऑफ स्ट्रेन। सिर्फ स्ट्रेन से काम नहीं चलेगा, रेट ऑफ स्ट्रेन। और रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकालते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो स्ट्रेन होती है डेल्टा एक्स अपॉन एल, और टाइम अगर हम लेंगे तो ये हो गया है टाइम डेल्टा टी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज वेलोसिटी, और जो एल है वो अपनी जगह। तो यहां पर ध्यान रखना है, स्ट्रेन आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वाली जो टर्म है ना ये पहले नहीं आई है, अभी हम डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ स्ट्रेन। और इस केस में अनलाइक ए सॉलिड, ऐसा सॉलिड में नहीं होता। पहली बात तो अनलाइक ए सॉलिड का मतलब है सॉलिड में ऐसा नहीं होता, ये अलग केस है।
Here the stress is found experimentally to depend on rate of change of strain. पूरा देखिए, rate of change of strain, ठीक है, जो हमने निकाला। तो स्ट्रेन की रेट डेल्टा एक्स अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, दैट इज वी अपॉन एल। फिर से मैं बता देता हूं, जब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ऐसा लिखते हैं। लिखता हूं मैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहां विस्कोसिटी वाले केस में जब हम विस्कोसिटी का कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे, आगे देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज प्रोनाउंस एज ईटा। इसको एन को थोड़ा सा लंबा करके लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ईटा। फॉर ए फ्लूइड इज डिफाइन एज, ऊपर तो क्या है स्ट्रेस, नीचे क्या है स्ट्रेन नहीं है, दिस इज स्ट्रेन रेट। इन दोनों का जो रेशियो है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस तरह से हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एफ अपॉन ए, ये वी अपॉन एल, और सॉल्व कर दिया तो एफ एल अपॉन वी ए। इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आएगा ये कोफिशिएंट कहां से आ गया? याद हो तो आपको मैं बता दूं, जब फ्रिक्शन पढ़ा था तो वहां पर हम क्या करते थे, हम कहते थे फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे, कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। आया था ना ऐसे ही। तो इसी तरह से फोर्स को भी किसी चीज से हम कंपेयर करेंगे तो कोई कोफिशिएंट आएगा, तो वो कोफिशिएंट हमने यहाँ पे डायरेक्ट बताया है। अब फोर्स को जब कंपेयर करना होगा ना, तो फोर्स को यहाँ रखेंगे, बाकी सारी चीजें हटाएंगे, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा कुछ ऐसा, देखिए F इज इक्वल टू ये V ईटा V A और ये L, इस तरह का एक फॉर्मूला बनेगा। तब देखिए, अब इसको कंपेयर करते हैं अगर हम सॉलिड वाले फ्रिक्शन से, तो उसमें क्या करते थे F इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो वहां ये रिएक्शन थी, और यहां पर रिएक्शन की जगह वी ए अपॉन एल जैसी टर्म आई है। तो काफी सारी चीजें डिफरेंट है। वहां पर एरिया का कोई मतलब नहीं है, यहां देखिए एरिया काम में आ रहा है। वहां वेलोसिटी का मतलब सिर्फ डायनामिक फ्रिक्शन में होता है, और वो भी थोड़ी देर तक, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो धमाकेदार तरीके से आई हुई है। एक लेंथ और है, लेंथ क्या है, लिक्विड के लेयर के बीच के डिस्टेंस। तो वहां पर तो लेयर जैसी कोई चीज ही नहीं होती, सिर्फ दो सरफेस है, और उनके बीच के डिस्टेंस से लेना देना नहीं होता क्योंकि कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहां पर कांटेक्ट में नहीं है, डिस्टेंस है ना, तब भी उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो ये इंटरनल फ्रिक्शन है, वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। तो इस तरह से हम अपनी विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। अब कुछ एक इंफॉर्मेशन जैसी चीजें हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है पाइजूली, और इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये इसकी पास्कल इंटू एस, ये सेकंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो डायमेंशन है इसकी ml माइनस टी माइनस 1, ये विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है। और कुछ हाईलाइट है वो भी देख लेते हैं। जनरली थिन लिक्विड लाइक वाटर, एल्कोहल, ये सब कम विस्कोसिटी के होते हैं, लेस विस्कस देन दे लिक्विड लाइक कोल तार। कोल तार, सड़क पर जो हम सड़क बनती है तो काला काला होता है, डामर जिसे बोलते हैं वो, ब्लड, ग्लिसरीन, ये सब गाढ़ी होती है तो विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो ये एक सिंपल सा एनालिसिस था विस्कोसिटी का। आगे लिखा है विस्कोसिटी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल में लिखी हुई है, वहां से जब भी जरूरत पड़ेगी हम नकल मारेंगे। एक और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, द रिलेटिव विस्कोसिटी, यानी कि ईटा अपॉन ईटा वाटर। जब भी किसी केस में या न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि रिलेटिव विस्कोसिटी निकालो, तो कैसे निकालनी है, किसी भी विस्कोसिटी किसी भी मटेरियल की हम निकालेंगे, या दे रखी होगी, और अपॉन विस्कोसिटी ऑफ वाटर से उसको डिवाइड करेंगे, तब वो हो जाएगा रिलेटिव विस्कोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव विस्कोसिटी यहां से समझ में आता है ये क्या चीज है। यहां पर हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन नहीं, एक इंफॉर्मेशन और एक एग्जाम्पल है, दोनों को देखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। सोच के देखिए, अगर घी है हमारे पास, या तेल है, या शहद है,
जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा पतला हो जाता है। और हम कह रहे हैं जो पतले लिक्विड हैं, थिन, उनकी विस्कोसिटी कम होती है। तो देखिए, लिक्विड की विस्कोसिटी गर्म करने से यानी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो जाती है, लेकिन गैसेस वाले केस में विस्कोसिटी गर्म करने से इंक्रीज हो जाती है। कैसे? अब कैसे के लिए देखिए, हमारे पास कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, थोड़ा सा अपने आप अंदाजे से लगाते हैं। देखिए, लिक्विड वाले केस में जब हम उसको गर्म करते हैं किसी बर्तन में, तो उसके अंदर है ना, पिघलने के बाद उसमें खलबली मचती है, यानी कि जो उबलना वाला जो पार्ट होता है, पहले अच्छे से पिघल जाता है, पतला होता है, उसके बाद उसमें खलबली सी मचती है। लेकिन गैसेस में क्या है, गर्म करते ही गैसेस के मॉलिक्यूल तो भागने लगते हैं इधर उधर। तो जितना ज्यादा उनके बीच में मोशन होगा तो वेलोसिटी पहली बात बढ़ गई, एरिया बढ़ गया। और हमें पता है विस्कस फोर्स तो वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड करता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी का इफेक्ट बढ़ने में दिखता है, जबकि यहां पर वो विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, समझने के लिए जस्ट एक लॉजिक हल्का सा दिया हमने, एक न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं। एक मेटल का ब्लॉक है जिसका एरिया है 0.10 मीटर स्क्वायर, इज कनेक्टेड टू ए 0.010 किलोग्राम मास वाया स्ट्रिंग दैट पासेज ओवर ए आइडियल पुली कंसीडर्ड मासलेस फ्रिक्शनलेस। देखिए, ये होता है चमत्कार। चमत्कार मतलब चीजों को आसान करने के लिए पुली का मास हटा दिया, फ्रिक्शन हटा दिया। ऐसा ना हो कि कोई इंटेलिजेंट बालक जो धागा है उसकी पुली के साथ फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर ले और क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना ले। तो ये हटा दिया, इसका मतलब है इनकी वैल्यू अब नहीं लेनी। डायग्राम 9.13 है। लिक्विड विद ए फिल्म थिकनेस 0.30 meter is placed between the block and the table. When the release the block move to the right with the constant speed of this, find the coefficient of viscosity यानी eta। डायग्राम है 9.13, उस डायग्राम को एक बार देखते हैं। तो ये है 9.13 डायग्राम। इस डायग्राम में जो चीजें हमें दे रखी है उससे हमें विस्कोसिटी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा निकालना है। दैट इज F अपॉन ए, दिस इज स्ट्रेस, अपॉन स्ट्रेन निकालना है V अपॉन L, स्ट्रेन रेट। क्या क्या चीजें पता है, मास पता है, तो इस मास से हमें निकल जाएगा mg। जो mg निकलेगा वही यहां पर इसकी टेंशन होगी। तो जो फोर्स है वो फोर्स तो हो जाएगा सीधे सीधे टेंशन, पहला काम हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है, एरिया। एरिया हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू दे रखी है। तीसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी भी गिवन है, v इज ऑल्सो गिवन। फिर क्या बचा, लेंथ l। l हम कौन सी लेते हैं, l लेते हैं लिक्विड की लेयर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये वाला पार्ट, ये फिल्म जो भरी हुई है, ये फिल्म की थिकनेस, ये भी गिवन है। अब आप कहोगे सारे ही गिवन है तो फिर करना क्या है, करनी है सिर्फ कैलकुलेशन। फिर से बता देता हूं ये गिवन कहां है, ये देखिए इस क्वेश्चन में, यहां पर आते हैं। ये तो है एरिया गिवन है, ब्लॉक का एरिया जिसकी जरूरत पड़ रही है। ये ब्लॉक का मास है जिससे हमने mg निकाला और mg ही हमारा फोर्स है, वही टेंशन हो जाएगी। इसके बाद दिया है थिकनेस ऑफ फिल्म 0.30, यानी ये L की वैल्यू है। अब चेंज क्या करना है, मिलीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारा SI सिस्टम लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.085, स्पीड भी दी हुई है। तो देखिए स्पीड पता है, लेंथ पता है, मास पता है, सब कुछ पता है तो ठीक है, कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, आपको पता लग गया कितना टफ था। ये सॉल्यूशन है, देखिए ये फोर्स टेंशन mg निकाला सबसे पहले, शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए F अपॉन m है, ये 9.8 से मास निकाला, एरिया ये गिवन है। फिर स्ट्रेन रेट से V अपॉन L से V और L दोनों गिवन है। फिर ये ईटा, ये गलत बना रखा है इन्होंने, ये सिंबल ईटा जैसा होता है। देखिए करेक्शन करने में कभी कभी मजा आता है, बड़ी बड़ी किताबों में हम भी करेक्शन कर सकते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट सबकी वैल्यू रख ली और ये इसका आंसर आ गया पास्कल सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स याद रखना, स्टोक्स
स्टोक्स के बाद अपोस्ट्रोफी है ना, स्टोक्स पूरा एक नाम है, ना कि ये एस बाद में लगा हुआ है, स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या है वो समझते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जो लिक्विड है वो जब फ्लो हो रहा होता है उसके बीच में लेयर्स होती हैं और एक लेयर दूसरे लेयर को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। स्टोक्स लॉ में लिक्विड के अंदर एक बॉडी लेके उसको गिरा दी, ऑब्जेक्ट गिरा दिया। अब जब ऑब्जेक्ट गिरा दिया तो उस ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ भी तो लिक्विड है, और जो लिक्विड रुका हुआ है उसकी तो सारी लेयर रुकी हुई है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो क्या करेगा, मान लिया मैं ही वो ऑब्जेक्ट हूं और मुझे किसी ने डुबो दिया अंदर, तो जो लेयर मेरे टच में है मैं अपनी वेलोसिटी के साथ साथ उस लेयर को भी चलाऊंगा, तो सेंटर वाली लेयर जो मेरे कांटेक्ट में है वो चलेंगी। उसके पीछे वाली लेयर वो तो रुकी हुई है ना, लेकिन जो पहली वाली लेयर है वो उसको खींचने की कोशिश करेगी, इससे वो लेयर भी थोड़ी सी चलेगी। उसके बाद उससे पीछे वाली लेयर वो भी चलेगी, तो लिक्विड की लेयर भी चलेगी। और जो लिक्विड की लेयर का क्या काम होगा, वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोकेगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन की तरह काम करेंगे। पढ़ते हैं क्या लिखा है। When a body falls through a fluid, it drag the layer of fluid। ठीक है, लिक्विड लेयर को ड्रैग करता है, खुद लिक्विड की जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड की लेयर को ड्रैग करेगा, खींचेगा, इन कॉन्टेक्ट विद इट। A relative motion between the different layer of the fluid is set। डिफरेंट लेयर के बीच में वेलोसिटीज अलग अलग होगी, अलग अलग होने की वजह से टर्म आया है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मीनिंग ही है अलग अलग वेलोसिटीज हों। एज ए रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स। नतीजा ये होता है बॉडी खुद ऐसा फील करती है कि कोई इसको नीचे जाने से रोक रहा है। फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप, स्विंगिंग ऑफ द पेंडुलम। अब ये एग्जांपल दे रहे हैं, रेन ड्रॉप का गिरना, पेंडुलम का स्विंगिंग जो होना हवा में, उसके अंदर भी ये काम करता है। ये सारे उसके एग्जांपल हैं। मैंने अभी हवा जब बोली तो बोल मत जाना, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड प्लस गैस। हवा में भी ये स्टोक्स लॉ काम करता है, यानी स्टोक्स लॉ क्या हुआ समझ में आ गया होगा। मोशन किसी लिक्विड में या फ्लूइड में हो रहा है तो लिक्विड भी इसको रोकने की कोशिश करता है, एक तरह से फ्रिक्शन जैसा हुआ है, दैट इज स्टोक्स लॉ। It is seen that viscous force is proportional to velocity of the object and is opposite to the direction of motion। क्या लिखा है, ये लिख रहे हैं कि ऐसा इनको दिखाई दिया कि विस्कस फोर्स जो होता है वेलोसिटी के अपोजिट होता है। अभी हमने जब फॉर्मूला बनाया था उस फॉर्मूले को मैं फिर से याद दिलाता हूं कि उस फॉर्मूले में क्या था। हमने ईटा इज इक्वल टू बनाया था फोर्स अपॉन एरिया V अपॉन एल, ऐसा था। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ईटा फोर्स अपॉन एरिया, ये V अपॉन एल। फोर्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं और बाकी सब चीज राइट हैंड साइड में ले लेता हूं। तो देखिए ए V अपॉन एल, ऐसे ही कुछ हो गया। ईटा भी ऊपर है, तो फोर्स और वेलोसिटी देखिए प्रोपोर्शनल है, और ये फोर्स है विस्कस फोर्स, यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स है, रुकावट पैदा करेगा। वेलोसिटी के कैसा है, प्रोपोर्शनल है। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। इट इज सीन दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, सही लिखा है। द ऑब्जेक्ट एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना बढ़ेगा, और अपोजिट होने का मतलब है मैं जा रहा हूं नीचे, फोर्स लग रहा है ऊपर, रोकने की कोशिश करेगा, जैसे कि फ्रिक्शन में होता है। असल में फ्रिक्शन नहीं है, ये नाम इसका अलग है। द अदर क्वांटिटी ऑन विच द फोर्स डिपेंड आर विस्कोसिटी ईटा ऑफ द फ्लूइड। इस फॉर्मूले में विस्कोसिटी भी तो है, प्रोपोर्शनल लगा के हमने हटा दी थी जो। एंड द रेडियस ए ऑफ द स्फीयर। अब ये जो ए वाला पार्ट है ना, ये है एरिया। इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए पूरी सरफेस चाहिए, और सरफेस के लिए क्या चाहिए, मेरी रेडियस। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को स्फेयर माने तो रेडियस से काम आसान हो जाएगा, और स्फेयर नहीं मेरी तरह से कोई अंट शंट शेप का माने तो फिर उस सरफेस को निकालने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। लेकिन मुश्किल को आसान करने का तरीका हमें पता है। हम अपने आप को कहते हैं अजी हम तो क्लास 11th के हैं, हमें क्यों तड़पा रहे हो।
तो आसान कर दिया हमने, इस चीज के ऑब्जेक्ट को ही हमने रेडियस ए का एक स्फेयर मान लिया, हो गया आसान। अब शेप अलग अलग नहीं है, अब एक गोला है सिर्फ। और अगर हम इसको स्फेयर मान लें तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अब बदल जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए, F is proportional to a v eta अपॉन l, ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन ये फॉर्मूला तो एक जनरल फॉर्मूला है, ये किसी स्फेरिकल के लिए नहीं है, ये सब के लिए। लेकिन अगर हम स्फेयर लेते हैं तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह का, 6 पाई ईटा ए वी, ये एन जैसा दिख रहा है, जो ईटा है 6 पाई ईटा। कई किताबों में जो रेडियस को आर लिखा होता है तो ए की जगह वो आर हो जाता है, रेडियस को जनरली आर लिखते हैं, इन्होंने ए लिख दिया है तो फॉर्मूला ए की फॉर्म में हो गया। तो ये है वो फ्रिक्शन फोर्स जो किसी स्फेयर पे लग रहा है, जिसकी रेडियस ए या आर है, जो किसी लिक्विड में डूब रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो स्टोक्स के नियम से काम करेगा, और वो नियम इतना फोर्स लगाता है 6 पाई ईटा आर वी। अगर स्फेयर नहीं हुआ, जनरल चीज हुई, तो ये फिर ऐसे होगा। ठीक है। अब एक शानदार चीज जो इन्होंने लिख रखी है, बहुत पसंद है मुझे ऐसी चीजें जब आती हैं। क्या लिखा हुआ है वो देखिए, लिखा हुआ है दिस इज नॉन एज स्टोक्स लॉ, वी शैल नॉट डिराइव स्टोक्स लॉ। हम इसका डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। तो ये बड़ी मजेदार चीजें होती हैं, कितने पार्ट बच जाता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी हमने स्टोक्स लॉ जब पढ़ रहे थे तो एक जगह एग्जांपल आया था रेन ड्रॉप की, बारिश की बूंद जो गिरती है। तो असल में अब हम उसी की बात कर रहे हैं। ये बता रहा है दिस लॉ इज इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इंटरेस्टिंग क्यों है उस पर आते हैं। वी कैन स्टडी इट्स कॉन्सिक्वेंस ऑन द ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम, और एग्जाम्पल है कंसिडर ए रेन ड्रॉप इन एयर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं और फिर देखते हैं कि ये आगे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम उस एग्जाम्पल को समझते हैं। खाली जगह हमने ढूंढ ली है, 2 पेज के बीच की जगह है। हम यहां क्या करते हैं, एक रेन ड्रॉप मान लेते हैं। तो रेन ड्रॉप माने या रेडियस, एक स्फेयर ऑफ रेडियस आर मान लेते हैं या ए मान लेते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं आर रेडियस का एक स्फेयर, या इसको रेन ड्रॉप मान सकते हैं। अब इसका जो भी मास होगा, उस मास की वजह से ये नीचे जा रहा है, यानी कि mg वो फोर्स है जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। अब इसको रेन ड्रॉप को नीचे जाने से कौन कौन रोक रहा होगा। पहली जो चीज है वो है बॉयंसी, यानी कि बॉयंट फोर्स। लिख देता हूं मैं, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। पानी में कोई जैसी हमने चीज डाली तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे हवा में कोई चीज गिरती है ऐसे पानी में गिर जाए, पानी इसको रोक देता है, नीचे की तरफ से एक अपथ्रस्ट काम करता है। एक दूसरा नाम भी लिख देता हूं, अपथ्रस्ट। तो ये अपथ्रस्ट भी इसको रोकने का काम करता है। तो इसका मैं नाम लिख देता हूं एफ बी, बॉयंट फोर्स को एफ बी। किस डायरेक्शन में काम करता है, ऊपर की तरफ, दैट इज एफ बी। एक तो ये चीज, अभी हम फोर्स की वैल्यू पे नहीं जा रहे, हम यही रहने देते हैं। एक तो फोर्स ये हो गया। दूसरा फोर्स कौन सा काम कर रहा है, ये चाहे लिक्विड की ड्रॉप है, चाहे कोई स्फेयर है जो पानी में गिर रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में गिरता है या फ्लूइड में गिरता है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, जो कि स्टोक्स लॉ से हम निकालते हैं। तो दूसरा फोर्स स्टोक्स लॉ वाला फोर्स, इसको मैं लिख देता हूं एफ वी। वी स्टैंड फॉर विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी वाला। विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी। ध्यान रखना, मैंने रेडियस को आर मान लिया है तो हमने आर से लिखना शुरू कर दिया। तो एक फोर्स ये हुआ, एक फोर्स ये हुआ। बॉयंट फोर्स को और देखते हैं ये क्या चीज है। बॉयंट फोर्स क्या होता है, बॉयंट फोर्स जितने साइज का ऑब्जेक्ट, उस साइज के बराबर लिक्विड का मास, इस पर एक फोर्स लगाता है। अब जो मैं बोल रहा हूं वो लिखता हूं जिससे कि धीरे धीरे समझ में आएगा। जितने साइज ऑब्जेक्ट, साइज मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, पहली बात तो वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का।
अब इस वॉल्यूम के जितना लिक्विड चाहिए, तो वॉल्यूम से वो लिक्विड अगर बनाना है तो हमें लिक्विड की डेंसिटी चाहिए होगी, ये लिक्विड की डेंसिटी। अब लिक्विड तो है बाहर, लिक्विड की डेंसिटी को मैं रॉ एल मान लेता हूं, एल स्टैंड फॉर लिक्विड, तो रॉ एल हो गया डेंसिटी, तो ये क्या हो गया मास। लेकिन अभी से मास से वेट नहीं बना है, वेट बनाने के लिए हम एम जी करते हैं, तो इसको अब जी से और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा बॉयंट फोर्स, दैट इज एफ बी। तो ये बॉयंट फोर्स हो गया। वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, इधर मास को भी अगर हम इसी फॉर्म में लिख दें तो देखिए ये क्या होगा, दिस इज वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेयर के लिए बात कर रहे हैं, इंटू रो। अब ये रो किसका है, इस बॉल का, यानी अब ये बॉल क्या चीज है, इसको मैं एस मान लेता हूं, ठीक है। एस स्टैंड फॉर, मैं सॉलिड मान के चल रहा हूं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड में गिर रही है, तो ये सॉलिड ये लिक्विड, याद भी रहेगी, इंटू जी, तो ये हो गया है नीचे वाला फोर्स। अब हमारे इस ऑब्जेक्ट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, दो ऊपर और एक नीचे, तो मैं तीनों फोर्स को एक साथ लिख देता हूं ताकि इसका एनालिसिस करना आसान रहे। तो पहले ऊपर वाले दो फोर्स लिखता हूं, पहला ये 4/3 पाई आर क्यूब रॉ एल इंटू जी, पहला फोर्स। दूसरा वो 6 पाई ईटा आर वी, तीसरा फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब रॉ एस इंटू जी। अब यहां मुझे बताइए कि ये दोनों फोर्स तो हो गए एक डायरेक्शन के, और ये फोर्स हो गया नीचे की तरफ, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, बता सकते हैं आप। यहां पर फोर्स ज्यादा होगा नीचे वाला, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। अब हम जानते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, फोर्स लगा तो मींस एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसको आगे बोलने से पहले मैं बताया था, ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, फिक्स, इसमें कुछ चीज बदलने वाली नहीं है। ये कैसा है, कांस्टेंट, फिक्स, कोई चीज बदलने वाली नहीं है। ये कैसा है, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें वेलोसिटी है जो बदलेगी। अभी हमने कहा डाउनवर्ड फोर्स है, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये एनालिसिस समझिए कैसा है। मान लेता हूं ये फोर्स है 100, ठीक है, ये फोर्स है 60, ये फोर्स है 10। तो अभी देखिए कौन सा ज्यादा है, ये 100, ये 60 प्लस 10, इसका मतलब ये है 100 ज्यादा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी बढ़ी, तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा, ये 10 वाला, 10 बढ़ के हो गया 20, ये 60 ही रहेगा, अब भी क्या है 100 ज्यादा है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी नीचे चलता रहेगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, क्या ये अभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि फोर्स ज्यादा है, तो इस तरह से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम क्या आएगा, ये 60 है, ये बढ़ते बढ़ते 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और अब देखिए क्या है, कैसा हो गया है, फोर्स जीरो, कोई ना ऊपर ज्यादा ना नीचे ज्यादा। अब इस केस में जो स्पीड है नी v, वो हो गई मैक्सिमम, और ये हो गई है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हो गई, क्योंकि इस समय फोर्स तो काम कर नहीं रहा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। ये वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। अब मैं फिर से एक बार पूरी बात बोलता हूं जिससे समझ में आए। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला जाता है, सॉलिड को लिक्विड में डाल दें, या पानी की बूंद जो है वो हवा में आ रही है, हवा भी फ्लूइड है, वहां पे भी वो ऑब्जेक्ट शुरू में तो mg फोर्स से नीचे गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स है, स्टोक्स वाला वो फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी, और फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लग जाएगा, आगे उसका मोशन कांस्टेंट मोशन होगा। क्लियर। अभी वापस से वहां पहुंचने से पहले इस कैलकुलेशन को पूरी कर लेते हैं, जिससे ये डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। ये मैं आइटम मिटा देता हूं नीचे वाले। अब मैं जो लिखना चाहता हूं वो क्या है,
मैं वो केस लेना चाहता हूं जब ये इक्वल हो गए। इक्वल होने पर क्या होगा, वेलोसिटी कैसी, मैक्सिमम और कांस्टेंट, उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। मैं नाम यहां पे दे रहा हूं उसका, मैं क्या दे रहा हूं ये तो ऑलरेडी है, मैं कौन होता हूं नाम देने वाला, टर्मिनल वेलोसिटी vt। यहां से हम vt की वैल्यू निकालेंगे तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का, मैं लिख देता हूं vt इज इक्वल टू, देखिए ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या क्या चीजें कॉमन आ जाती है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्टकट कर रहा हूं, रॉ एस माइनस रॉ एल इंटू जी इंटू पाई इंटू आर क्यूब 4/3, ये एक्सप्रेशन आया। डिनोमिनेटर में जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन अपॉन 6 पाई ईटा आर, ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर कैंसिल, पाई कैंसिल और ये 2 कैंसिल। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये 2 कैंसिल होने से 2/9, पाई कैंसिल हो गया, यहां पर आएगा आर स्क्वायर, यहां पर आएगा ये जी, दिस इज रॉ एस माइनस रॉ एल अपॉन नीचे आएगा ईटा। तो ये है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम आते हैं अपने उस थ्योरी वाले पार्ट पर, वहां क्या लिखा है उसको समझते हैं। किताब में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। वी कंसिडर ए रेन ड्रॉप इन एयर, रेन ड्रॉप यानी कि बारिश की बूंद हवा में। इट एक्सेलरेट इनिशियली ड्यू टू ग्रेविटी, शुरू में ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट होती है, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ती है। एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज रिटार्डिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज, ये कौन सा फोर्स है, 6 पाई ईटा आर वी, ये फोर्स भी बढ़ता है। फाइनली व्हेन विस्कस फोर्स प्लस बॉयंट फोर्स, ये बॉयंट फोर्स कौन सा है, अब थ्रस्ट, जो वॉल्यूम इनटू रॉ एल करके हमने निकाला था वो, becomes equal to the force due to gravity, यानी कि mg के ये इक्वल हो जाएगा, the net force becomes 0, so does the acceleration, force 0 तो acceleration भी 0। the sphere, sphere का मतलब है जो हमारी रेन ड्रॉप है, then descent with a constant velocity, और एक constant velocity से नीचे आने लगती है, thus in equilibrium this terminal velocity is given by this। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने जो हमने वो एनालिसिस करके बताया वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है, और वो कंपेयर करके ये उन्होंने इसका फॉर्मूला निकाल दिया 2/9 ईटा, देखो आर की जगह ए है, रॉ माइनस सिग्मा, यहां पर हमारी वैल्यू से मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूं, हमने जो जो लिया था वो क्या है 2/9 इंटू ईटा, सेम है। जो हमारा आर था ये ए हमने आर लिया था, इसलिए ये आर स्क्वायर, जो सिग्मा ये रॉ था ये हमने लिख दिया था रॉ एस, जो सिग्मा लिया था वो हमारा है रॉ एल इंटू जी। तो ये फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत तो हम अलग अलग बुक्स में से करते हैं तब भी बदल जाता है, तो इसमें कोई पाप नहीं है। सो द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दिख रहा है, of the sphere and the inversely on the viscosity of the medium, ये इनवर्सली, ठीक है। तो ये हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एग्जांपल समझा। एक यहाँ पर एग्जांपल है, अब यहाँ के एग्जांपल तो आपको पता लगे गया कैसे आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द कॉपर बॉल, कॉपर बॉल का मतलब है, देखिए स्फेयर ले लिया इन्होंने, क्योंकि हमें फॉर्मूला स्फेयर का ही बताया गया था, जो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है वो। रेडियस गिवन है, पहली चीज, falling through a tank of the oil at temperature that is 6.5 centimeter per second, यानी स्पीड गिवन है। कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, यानी ईटा पता लगाना है। डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये एक की डेंसिटी हो गई, डेंसिटी ऑफ कॉपर ये दूसरे की हो गई, बचा गया फॉर्मूले में सिर्फ रखना है और ईटा पता लगा लेना। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को तो बताने का भी मजा नहीं आता, देखिए फॉर्मूला ईटा का फॉर्मूला लगा के कर दिया। तो ये था विस्कोसिटी और उसका एनालिसिस। सरफेस टेंशन नेक्स्ट टॉपिक है, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।